रोड साइड से काटा हुआ हरा चारा और एक चारा जो आप अपने खेत में पशुओं के लिए उत्पादन करेंगे, जो पशुओं के लिए बना है, वो दोनों में अंतर होता है। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद के भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक पे या हरे चारे पे, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। भैंसों के ऊपर ये बढ़ती हुई गर्मी का और ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि भैंस के अंदर, अगर आपके दर्शकों के लिए, भैंस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, वो कोशिकाएं नहीं होती हैं जिससे पसीना निकल सके। तो जब गर्मी बढ़ती है तो वो अपना शरीर का तापमान रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पहले गांव में तालाब होते थे और भैंसों को तालाब में छोड़ दिया जाता था जलवायु से जानवर पे, और ये डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। इनडायरेक्ट ये भी है कि ज़्यादा अगर तापमान बढ़ेगा, आप फसल नहीं कर पाओगे, आप चारा नहीं कर पाओगे, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, तो ये इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का पशुओं पे। नमस्ते दोस्तों, आज हम डॉक्टर अभिनव गौरव के साथ हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। इन्होंने रेगिस्तान से लेके पहाड़ों से लेके जंगलों तक काम किया है। इन्होंने इंडिया से लेके कंबोडिया, अफ्रीका में भी काम किया है। एंड मोस्टली इन्होंने जानवरों के साथ में, जानवर पालकों के साथ में काम किया है। इन्होंने वेटनरी साइंसेस में पीएचडी भी की है। बट क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन इतना लंबा है, हम एक बार डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा अपने बारे में कुछ हमें इंटरेस्टिंग बातें बता पाएँ तो। सबसे पहले धन्यवाद अखिल जी, अपने शो, अपने ऑफिस में बुलाने के लिए। बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि हम आपके साथ हैं और आपके थ्रू आपके दर्शकों से भी मुखातिब हो पा रहे हैं। मेरा नाम अभिनव है और मैं झारखंड के एक छोटे से शहर बोकारो से आता हूँ। मेरे लिए बोकारो एक छोटी सी जगह है और ये बताना ज़रूरी भी है, क्योंकि एक इंसान वही होता है जहाँ से वो अपनी जर्नी शुरू करता है। तो मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ जिसको मैं अपना मालगुडी डेज़ बोलता हूँ। मालगुडी डेज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब मैं जन्म लिया था उस समय उस शहर की जो आबो हवा थी और जो स्पीड थी, आज भी वही है। आज भी चीज़ें उसी स्पीड से जाती हैं। शहर छोटा है और लोग बड़े होते चले जाते हैं और वहाँ से फिर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से शहर में अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोसियों के साथ बड़ा हुआ और देखा कि एक छोटे शहर में जो लोगों के पास साधन, संसाधन और जानकारी की कमी होती है, वो किस प्रकार से मुश्किलों का सामना करते हैं। उस शहर से निकल के फिर मैंने वेटनरी की पढ़ाई की, फिर मैंने एमबीए करा ग्रामीण विकास में, और फिर भारत के बाहर भी काम किया। पर हमेशा मेरे काम का फोकस रहा कि छोटे सीमांत पशुपालकों के साथ काम करना, जिनके पास जानकारी और संसाधन का अभाव हो। कैसे उनके लिए जो उनकी परेशानियां, उनको कैसे दूर किया जाए और उनके लिए पशुपालन को एक फ़ायदे का, एक मुनाफे का सौदा बनाया जा सके। चाहे वो बेहतर भोजन का या चारे की व्यवस्था हो, या फिर बेहतर इलाज की व्यवस्था हो, या बेहतर रख रखाव, उनके दूध, या अगर मुर्गियों के साथ काम कर रहे हैं तो मुर्गियों के बेचने की व्यवस्था हो। तो मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, जानकारी उसी में रही। अभी मैं एक अमेरिका की बेस्ड संस्था है, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, जो पूरे तरह से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके ऊपर काम करती है। मैं उसमें भारत में काम कर रहा हूँ और पशुओं को कैसे जलवायु परिवर्तन और बदलते पर्यावरण में कैसे हम अपने पशुओं को बेहतर तरीके से पाल सकें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, पर पर्यावरण पे कम दुष्प्रभाव डालते हुए। ये मेरा पूरा का पूरा अभी फोकस है इस संस्था में काम करते हैं। ऑसम सर, एक्चुअली अब क्योंकि आपने मेंशन किया ये, तो हम यूजुअली ये देखते हैं कि जो एक किसान है जिसके पास में 2-3 गाय भैंसे हैं, उसको मतलब मैं उससे जलवायु के प्रभाव की बात करूं, जहाँ पे उसकी तो अभी सबसे बड़ी फाइट ही यही है कि मुझे आज कुआं खोदना है, आज पानी निकालना है, दूध आएगा तो कुछ पैसा बनेगा। तो ये कहाँ पे कनेक्ट होता है?
कि इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जानवरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा पशुपालन से जलवायु परिवर्तन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये एक साइकिल की तरह है, ये दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। तो पहला तो ये बात हम सब मानेंगे कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, असमय बारिश होना, कभी ज़्यादा बारिश होना, कभी कम बारिश होना, बारिश लेट से होना, कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाना, ज़्यादा गर्मी पड़ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, ये सब हम देख रहे हैं। अब ये कोई 20 साल बाद की बात नहीं है कि ऐसा होगा, ये हो रहा है हमारे साथ। जब ऐसा होता है तो पशुओं पे दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। एक होता है हीट स्ट्रेस, अगर ज़्यादा गर्मी है तो पशुओं पे ज़्यादा पशुओं को गर्मी लगेगी, और छोटे किसानों के पास वो सुविधा नहीं होती है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो फॉगर लगा दें, वो पानी की व्यवस्था कर दे, वो अपने शेड को ऐसा बना दे कि गर्मी का दुष्प्रभाव पशुओं पे कम पड़े। तो जो छोटे किसान होते हैं उनके पशुओं के ऊपर गर्मी और बढ़ते हुए तापमान का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हीट स्ट्रेस के वजह से एक पशु जो खासकर दुधारू पशु है उसमें 20 से 30% का दूध का उत्पादन कम हो जाता है जब गर्मियों का समय होता है। और पहले गर्मी 3 महीने होती थी, अब गर्मी 6 महीने 5 महीने होने लग गई। दूसरा, हमारा आधा दूध भैंसों से आता है, और भैंसों के ऊपर ये बढ़ती हुई गर्मी का और ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि भैंस के अंदर, अगर आपके दर्शकों के लिए, भैंस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, वो कोशिकाएं नहीं होती हैं जिससे पसीना निकल सके। तो जब गर्मी बढ़ती है तो वो अपना शरीर का तापमान रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पहले गांव में तालाब होते थे और भैंसों को तालाब में छोड़ दिया जाता था। अब वो तालाब भी कम हो रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, आप भैंसों को बांध के रख रहे हैं, तो उनके लिए ये बढ़ता तापमान और ज़्यादा मुश्किल कर रहा है और उनकी उत्पादकता और कम कर रहा है। तो ये तो जलवायु से जानवर पे, और ये डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। इनडायरेक्ट ये भी है कि ज़्यादा अगर तापमान बढ़ेगा, आप फसल नहीं कर पाओगे, आप चारा नहीं कर पाओगे, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, तो ये इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का पशुओं पे। अब पशुओं में, जब आप पशुपालन और स्पेशली आप गाय अगर या भैंस पाल रहे हो तो उनसे एक गैस होती है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो नॉर्मल पाचन क्रिया एक पशु की होती है, खासकर गाय भैंसों में उनके 4 पेट होते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा आसान शब्दों में। तो गाय भैंसों में 4 पेट होते हैं। तो जब आप कोई भी पशु खाना खाता है तो 4 पेट होने का कारण ये होता है कि किसी भी प्रकार का आप उसको भोजन दीजिए, वो गाय भैंस ज़्यादा आसानी से उसको पचा सके। इवन वो भोजन अच्छा हो या ख़राब हो, वो पचा के उससे शक्ति ले सके, इसीलिए 4 पेट होते हैं। अभी अगर आप वो ज़्यादा ही उनको फाइबरस खाना, ज़्यादा ही आप ख़राब उनको चारा देंगे, ख़राब क्वालिटी का चारा देंगे, तो पशुओं को ज़्यादा टाइम अपने पेट में उस चारे को रखना होता है उसको पचाने के लिए। उस दौरान एक गैस का उत्पादन होता है पेट के अंदर जिसको मीथेन बोलते हैं, जो पशुओं के डकार से और गोबर से निकलता है। वो मीथेन गैस, आप ये समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे बड़ा आज जलवायु परिवर्तन के लिए कारक गैस है, मीथेन गैस उससे 80 गुना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन पे असर डालती है, 80 गुना ज़्यादा। अच्छा। और आज जो हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं उसमें 25% हिस्सा खाली मीथेन गैस का है। अब ये मीथेन गैस केवल गायों से नहीं होती, हम जो कूड़े का ढेर देख रहे हैं उससे भी मीथेन निकलता है, जो हम आज ऑयल निकल रहा है, जो रिफाइनरियों से तेल निकल रहा है, जो बिजली उत्पादन हो रही है, इन सब से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और गाय या पशुपालन या डेयरी पालन भी एक ऐसा स्रोत है जिससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो दोनों है, जलवायु परिवर्तन का असर जानवरों पे, उनकी उत्पादकता कम होने से, और जानवरों का प्रभाव जलवायु परिवर्तन को और तेज करने में, ये दोनों असर है। तो और जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, ये आप जो बता रहे हैं जो मीथेन गैस है, इसका सीधा रिलेशन है कि वो क्या खा रहा है, उसकी डाइट क्या है, वो जानवर क्या खा रहा है। तो क्या एक तो क्या वो डाइट बदलने से
इस गैस का उत्पादन कम हो सकता है। और चलिए ठीक है कि हाँ गैस का उत्पादन कम होगा और वो तो मेरा एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लेकिन क्या वो उससे किसान को कुछ फायदा है? उस मतलब वो डाइट बदलता है, गैस का उत्पादन कम होता है, पर ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आज का जो 4 लीटर 5 लीटर दूध निकलेगा, मुझे वो बेचना भी है और मुझे उससे घर का सामान भी लेकर आना है। तो मैं पर्यावरण के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन करने के पहले मुझे कई सारी दूसरी चीजें करनी है। तो क्या उससे मतलब जो वो खिला रहा है जिससे गैस कम होगी, क्या उससे जानवर पे ऐसा भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि मुझे मेरा आज सुधर सके? एक बहुत ही जायज़ सवाल है, बहुत ही जायज़ सवाल है, और जो हर किसान के दिमाग में रहता है कि पहले मेरा पेट भरे तब मैं पर्यावरण के बारे में सोचूं। अगर मेरा ही पेट खाली है हाँ। तो मैं पर्यावरण के बारे में सोच के भी कुछ मूलचूल बदलाव ला नहीं सकता हूँ। इसमें हमें ये समझना होगा, और मैं एक आपको रिसर्च का, जो भारत में ही रिसर्च हुई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास, एनडीडीबी। हाँ एनडीडीबी। तो उनका एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने बैलेंस डाइट, होता क्या है कि अभी जो परंपरागत विधि से हमारे छोटे किसान रखते हैं पशुओं को, कि आज अगर हमने खेती करी, खेती से जो निकल के आया भूसा वगैरह वो खिला दिया, थोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा कुछ घास खिला दी, और उसमें जो भी फायदा आता है वो एक नो कॉस्ट के बेसिस पे रहता है। एनडीडीबी ने खाली उस पूरे के पूरे खिलाने के पद्धति को चेंज किया कि आप जो खिला रहे हैं उसको बैलेंस तरीके से खिलाइए। इंसानों की भाषा में आप केवल रोटी और अलग और सब्जी अलग नहीं, आप किस तरह से सब कुछ थोड़ा 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 खाइए, जो एक बैलेंस रेशन हो। और वो रेशन बैलेंसिंग जब उन्होंने की, खाने को जब बैलेंस किया, तो प्रति जानवर प्रतिदिन 30 रुपए का मुनाफा किसानों को हुआ, क्योंकि दूध उत्पादन बढ़ा और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी 20% तक कम हुआ। अच्छा। आप जो खिला रहे हैं उसको अगर आप केवल बैलेंस तरीके से खिलाइए तो उससे दूध उत्पादन भी होगा और मीथेन गैस का भी उत्सर्जन कम होगा। इसको मैं फिर से थोड़ी आसान पर साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहूँगा। अगर आप जानवर को बेहतर चारा या बेहतर खाना खिलाते हैं तो उसके शरीर का जो पूरा का पूरा ताकत है, एनर्जी है उस जानवर का, जो चारा को पचाने के लिए जाएगा, क्योंकि अगर आप खराब खिला रहे हैं तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको पचाने के लिए। तो आप कोशिश क्या करते हैं, आप अगर उसको अच्छा चारा देते हैं तो उसको कम ताकत लगेगी उस चारे को पचाने के लिए, और एक्स्ट्रा जो वो एनर्जी है वो दूध प्रोडक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि चारा जल्दी पच जाएगा। जल्दी चारा पचेगा, मीथेन कम प्रोड्यूस होगा, दूध ज़्यादा निकलेगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका पशु अच्छा खाता है, स्वस्थ है और उसके पास दूध उत्पादन करने की क्षमता अच्छी है, अपने अच्छे बैल से या अच्छे एआई सर्विस प्रोवाइडर से अच्छा आपने उसको अच्छा बुल से मीट करवाया है और उसको आप अच्छा खिला रहे हैं, तो दूध भी अच्छा होगा और मीथेन उत्सर्जन भी कम होगा उससे। एक्चुअली मेरे को एक सवाल और आया था उनमें, ये कैसे पहचान में आता है, मतलब जैसे ठीक है एक तो डकार या फिर गोबर, ये तो एकदम नेचुरल एक्टिविटी है, लेकिन ये कैसे समझ में आता है कि इसमें मीथेन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है? मतलब आई थिंक अब हम जो बात कर रहे हैं उससे ये है कि हाँ मीथेन के उत्सर्जन से पर्यावरण पे फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है ये समझना कि क्या इससे क्या काफ़ी ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, ताकि मुझे ये पता पड़े कि मैं इसको कुछ गलत खिला रहा हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जो, देखिए, मीथेन ना आप सूंघ सकते हैं ना आप देख सकते हैं, तो किसानों के लिए ये पता करना, और इवन एक वेटनेरियन के तौर पे या एक रिसर्चर के तौर पे आपको ख़ास इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जिससे आप पता कर सकें कि ये मीथेन गैस कितना निकल रहा है, क्या खिलाने से कितना गैस निकले, और ये रिसर्च का विषय है जो चल रहा है रिसर्च। सो एक किसान के लेवल पे ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है, पर एक किसान अपने स्तर पे क्या कर सकता है, वो 2-3 चीज़ें कर सकता है। वो ये कर सकता है कि वो ये समझे कि उसके पशु की उत्पादक क्षमता कितनी है और उसका पशु कितना दूध उत्पादन कर रहा है। दूसरा ये समझे कि अगर उसकी उत्पादन क्षमता 10 लीटर है और वो 5 लीटर दूध उत्पादन कर रहा है, तो वो
जो कमी है वो क्यों है, क्या स्वास्थ्य की वजह से, क्या ख़राब खान पान की वजह से, क्या उनका रख रखाव की वजह से, और उसको ठीक करने की कोशिश करें। शायद मीथेन कितना उत्सर्जन हो रहा है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप समझें कि मीथेन कैसे काम करता है, तो जो बायोगैस है, आज हर जगह बहुत किसान भी आपके देखते होंगे अपने गांव में कहीं ना कहीं बायोगैस रहता है, जिसमें आप गोबर लेते हैं, गोबर को आप एक बंद जगह पे डाल देते हैं और उससे जो गैस निकलती है वो मीथेन है। वही मीथेन डकार के द्वारा भी निकलती है, वही मीथेन गोबर से भी निकलती है। उस गोबर को अगर आप सही से बंद कर देते हैं तो वो आपके घर में चूल्हे जलाने के भी काम आता है। तो वही मीथेन गैस इसमें भी होती है जो डकार के थ्रू निकलती है, पर वो आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो उसका डायरेक्ट रिलेशन, जो सीधा कनेक्शन है, वो उसकी डाइट से होता है। डाइट से सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। तो जैसे कोई गाय है, भैंस है, उसकी मतलब उसकी डाइट किस किस चीज़ पे निर्भर होती है? उसकी ब्रीड, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसकी उम्र, वजन, क्या क्या चीज़ें होती हैं? और वाकई में क्या ये इन सब चीज़ों से कनेक्टेड होता है उसकी डाइट, या फिर एक स्टैंडर्ड डाइट है जो हम सब सारी गाय को खिला सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी ब्रीड लेके आए हैं। हाँ। अगर आपके पास भैंस है तो मुर्रा है कि सुरती है कि लोकल है, आप जर्सी गाय रख रहे हैं कि आप होल्स्टीन गाय रख रहे हैं कि आप देसी गिर गाय रख रहे हैं, तो ब्रीड पे भी डिपेंड करता है। गाड़ियों का ही एग्जांपल लीजिए कि आपके पास बड़ी गाड़ी है कि छोटी गाड़ी है कि बाइक है कि स्कूटी है, और हर गाड़ी की अलग ज़रूरत होती है, अलग तरीके से आप उसमें अलग मात्रा में पेट्रोल डालते हो, वही इसमें भी है। सिमिलरली हर एक उम्र की अलग ज़रूरतें होती है। अगर एक बछड़ा है, जब वो जन्म लिया है, उसको माँ के दूध की भी ज़रूरत है, और धीरे धीरे उसका पेट डेवलप हो तो आपको उसको हल्का हरा चारा, सूखा चारा देना होता है ताकि उसका पेट डेवलप हो। जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है और वो एक कहिए 7-8-10 महीने का एज हुआ, तो अब वो एक रिप्रोडक्शन के स्टेज में आ रहा है, तो उसको थोड़ा प्रोटीन चाहिए होता है, तो आप उसको थोड़ा दाना देना शुरू करते हैं ताकि वो प्रजनन के लिए तैयार हो सके। जब वो दूध दे रहा होता है, देने शुरू कर देती है कोई गाय, जब वो दूध देना शुरू कर दी तो उस दौरान में एक बेसिक थंब रूल होता है कि अगर आपका एक गाय 10 लीटर दूध देती है तो आप उसको करीब 20 से 25 किलो हरा चारा दीजिए, 2 से 3 किलो या 5 किलो तक आप अच्छा सूखा चारा दीजिए, और करीब हर 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो के करीब दाना दीजिए। ये बेसिक आप दूध देने वाली गाय को देते हैं। कई बार हमारे किसान साथी गलती क्या करते हैं कि मतलब जब जानवर ड्राई होता है, दूध देना बंद करता है और फिर अगले प्रजनन और फिर दूध के लिए तैयार होने वाला रहता है, उस स्टेज में उसको ज़्यादा कुछ नहीं खिलाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उस समय में भी आप खिलाएं, दाना ना दें पर उसको अच्छा पौष्टिक हरा चारा दें ताकि वो अगले दूध देने वाले स्टेज के लिए तैयार हो पाए और वो जल्दी उस अवस्था में पहुंचे, प्रजनन की अवस्था में या दूध देने की अवस्था में पहुंचे। तो हर एक स्टेज में आपको पता होना चाहिए क्या खिलाएं, कितना खिलाएं, और वो पौष्टिक कितना है नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, और कितना सुपाच्य वो भोजन है। अब हम उस तरीके से नहीं रख सकते हैं जैसे परंपरागत तरीके से। एक किसान कुछ गाय रखता था, 1-2 गाय रखता था, कुछ किसानी से निकल के आ गया, खेती से निकल के आ गया, वो खिला दिया, दिन में चरने के लिए छोड़ दिया। अब हमारे पास उतनी जमीन भी नहीं है और हर जानवर को वैसे ही ट्रीट करता था। अब आप वैसा नहीं कर सकते, आपको किसानी से पैसे भी चाहिए, आपको गाय पाल के पैसे भी चाहिए, और आपको दूध भी चाहिए, और आपको उसको बढ़ाना भी है। तो अब हमें थोड़ा सा उसको बिजनेस के तरीके से भी देखना पड़ेगा, और हर जानवर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से भोजन देना होगा। तो एक तो ज़रूरत के हिसाब से भोजन देना, और जो आपने मुझे बताया, मेरे को जो एक चीज़ समझ में आ रही है, एक तो उसकी हर जानवर की डाइट के 3 हिस्से हैं मोटा मोटा, एक हरा चारा है, एक सूखा चारा है, और एक दाना है। बिल्कुल। तो अब जैसे आज भी हम देखते हैं कि अब उतना हरा चारा भी नहीं मिलता है, सूखा चारा भी थोड़ा महंगा ही है, और दाना हम खल वल खिलाते हैं, लेकिन इसके अलावा मार्केट में कई सारे नए प्रकार के पोषण, फीड, कॉन्सेंट्रेट, कई सारी चीजें आ रही हैं। तो क्या ये चीजें वाकई में जानवर के लिए अच्छी हैं? जैसे पैलेट है, अब वो एक फैक्ट्री में पैलेट बन रही है, वो
मुझे बोल रहा है कि उसमें ये है, लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं है जानने का कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो क्या वाकई में ये अधिकतर चीजें जानवर के लिए अच्छी हैं? मतलब जो मैं दाना खिला रहा हूँ, या मेरे पास चलिए हरा चारा ही नहीं है, तो मैं सिर्फ, कितने जानवर हैं आज हमारे पास में जिन्होंने कभी हरे चारे की शक्ल ही नहीं देखी? तो वो सूखे चारे और दाने पे, दाना भी नहीं, कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ वो पैलेट है उस पे चल रहे हैं। और तो क्या, पहली बात तो क्या ये जो नए फीड और कॉन्सेंट्रेट जो मार्केट में आ रहे हैं रोज, क्या ये सस्टेनेबल है जानवर के लिए? क्या ये ऐसी खुराक है जो लंबे समय तक जानवर का फायदा कर सकती है, या सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए उससे दूध ज्यादा आ जाएगा और बाद में इतना अच्छा नहीं रहे? देखिए, दो तीन चीज़ों पे मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार से इसमें मैं आंसर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हरे और सूखे चारे दोनों की करीब 30% की कमी है भारत में, और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है। पर अब आप ये सोचिए कि हमारे पास जब इतनी बड़ी कमी है तो हमारे प्रति जानवर की दूध उत्पादकता भी कम है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है, और भारत के बाद अमेरिका है जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। पर भारत का 5 गाय उतनी दूध उत्पादन करता है जितना अमेरिका का 1 गाय उत्पादन करता है। सेम ब्रीड? सेम ब्रीड नहीं है, ब्रीड का भी अंतर होता है। अच्छा। पर मेरा कहना क्या है कि, और वो ब्रीड हम भी यहाँ पे ला रहे हैं, होल्स्टीन हम भी इंडिया में ला रहे हैं, जर्सी हम भी इंडिया में ला रहे हैं। अगर हम ग्लोबली भी देखें, पूरे वैश्विक तौर पे भी देखें, तो वैश्विक दूध उत्पादकता की जो स्तर है, भारत का प्रति गाय उससे 2/3 दूध ही उत्पादन कर रहा है। तो इसमें कारण एक ये है कि हम अपने पशुओं को मॉडर्न तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। जैसे आपने बोला सेम गाय सेम ब्रीड, क्या हम अपने गायों को सही तरीके से ब्रीड कर रहे हैं, सही हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, या सही प्रकार का भोजन दे रहे हैं कि नहीं? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है हमारे किसान को थोड़ा और जागरूक होने की कि क्या अलग अलग पद्धति है। क्योंकि अब हम उस प्रकार से अपने जानवर नहीं पाल सकते हैं जैसे शायद पहले पाल रहे थे। अब हमारे पास गोचर की भूमि नहीं है कि हमारे गाय चर लें वहाँ पे, हमारे पास हरा और सूखा चारे की भी कमी है। तो हमें अलग अलग तरीके अपनाने होंगे अपने गायों को स्वस्थ रखने के लिए और उत्पादक रखने के लिए। अब मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इन सारे सॉल्यूशंस का अपने आप में फ़ायदा भी है, और उसको हमें थोड़ा जज भी करना होगा एक किसान के तौर पे। क्योंकि हर चीज़ जो कोई क्लेम करे, बोले कि मेरे चारे से ये होगा या मेरे दाने से ये होगा, वो नहीं, वो शायद सही भी हो, वो शायद सही नहीं भी हो। तो एक किसान को देखना होगा कि वो जो भी क्लेम किया जा रहा है वो कितना ज़्यादा साइंटिफिक है। सरकार के अपने कुछ मानक हैं, वो मानक कितने फॉलो होते हैं वो नहीं मालूम हमें, हर जगह पे अलग अलग है। पर किसान को अपने स्तर पे जागरूक होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो क्लेम किया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। पर हाँ, मुझे लगता है कि हर एक चीज़, चाहे वो हरा चारा हो, सूखा चारा हो और दाना हो, तीनों की बराबर ही ज़रूरत है एक पशु के लिए। दाना हर समय नहीं, पर हाँ अगर दूध वगैरह जब गाय दे रही है उस समय आप दाना दीजिए, क्योंकि ये बहुत महंगा भी होता है। आप केवल उसके स्तर पे आप एक गाय पाल लें वो नहीं होगा। उसका वो बेसिक एक थंब रूल है, अगर 2.5 लीटर दूध है तो 1 किलो आप दाना दीजिए। जब गाय दूध नहीं दे रही है तो आप दाना मत दीजिए। पर हरा चारा ऐसी चीज़ है जो आपको आजीवन देना पड़े, चाहे गाय दूध दे रही हो चाहे वो नहीं दे रही हो, ताकि वो जानवर स्वस्थ रहे। तो उसको हर समय ही 20-25 किलो हरे चारे की, अच्छे हरे चारे की ज़रूरत रहती है। दाने की ज़रूरत दूध में आप थोड़ा सा उसको एक पुश मिल जाए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मिक्स होकर के कम में, वो कॉन्सेंट्रेट नाम ही है तो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, एक एनर्जी बूस्ट कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। पर क्या उसी के दम पे आप चला सकते हैं? तो नहीं। यहाँ पे तो कहानी थोड़ी सी उल्टी है कि हरा तो नहीं मिल पा रहा है, पर हम कॉन्सेंट्रेट के दम पर जो सबसे जरूरी है वही हम सबसे परेशानी में, वहीं पे हम सबसे ज्यादा परेशानी में। उसका एक कारण भी है, मतलब मैं उसमें किसानों को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास किसानों के पास वो रास्ता ही नहीं है। जैसा आपने बोला हरा और सूखा चारा हर जगह नहीं मिलता है।
फीड कंपनियों का फीड हमेशा आसानी से मिल जा रहा है क्योंकि उनका एक चैनल है, पर हरे चारे के लिए, सूखे चारे के लिए वो चैनल ही नहीं बना है। तो किसान के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उन चीज़ों को ला सके। और उसको थोड़ा एक किसान की उसमें सोच भी होती है कि अरे हरा चारा तो क्या है, रोड के बगल से काट के ले आया। पर हर वो चीज़ जो हरी हो, वो पौष्टिक हो, वो भी ज़रूरी नहीं होती है, ये भी समझना ज़रूरी है। अच्छा। एक रोड साइड से काटा हुआ हरा चारा और एक चारा जो आप अपने खेत में पशुओं के लिए उत्पादन करेंगे, जो पशुओं के लिए बना है, वो दोनों में अंतर होता है। तो एक तो ये समझना। और आप इंसानों के तौर पे देखिए, अगर रोटी, दाल और सब्जी है, तीनों का अपना ही महत्व है। अब आपके पास अगर दाल और सब्जी नहीं है तो खाली रोटी खा के आप अपना जीवन नहीं चला सकते, या केवल सब्जी खा के कि मेरे पास आलू ही आलू है तो मैं साल भर आलू ही खा लूं, तो वो शायद आपके लिए उतना कारगर नहीं हो। जो दाना है वो आप दाल से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। क्या हम दाल पी करके जिंदगी गुजार सकते हैं बिना रोटी या बिना सब्जी के? तो हमें उस हिसाब से भी समझना होगा कि हमें हर चीज की उसी प्रकार से जरूरत है, किसी एक चीज पे ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। और शायद यही मंत्रा भी है कि आपका जो फीड एंड फॉडर हो या जो आपका प्लेट हो पशुओं के लिए, वो बैलेंस होना चाहिए। और उसमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज हो, हर चीज जानवर के उत्पादन, उत्पादकता और उम्र और जरूरत के हिसाब से हो। और तीसरी चीज कि वो किसान को एक सही दाम पे आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि आप इतना ही महंगा सोल्यूशन ले आए जो किसान दूध बेच के उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाए, तो वो शायद चलता भी नहीं है लंबे समय तक। और वो दाना का भी वही एक हिसाब है कि आप दाना ही खिलाएंगे, बट वो दाना 30 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए, 35 रुपए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसानों के लिए जब बेहतर सोल्यूशन अवेलेबल है। सर, मेरे को जो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि जैसे हरा चारा या सूखा चारा, ये दोनों ही चीज़ बनाने के लिए ज़मीन, पानी, ये दो सबसे ज़्यादा लगता है। हमें ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ज़मीन ठीक है, कुछ किसानों के पास में होती भी है, उस ज़मीन पे भी अगर हम ये नहीं उगाएं तो कुछ ऐसा उगा सकते हैं जिससे इससे ज़्यादा हमें पैसा मिल जाएगा, आमदनी हो जाएगी, राइट। तो एक और चीज़ है जो जिसके बारे में हम काफ़ी सुनते भी हैं, जो अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी चल भी रहा है। कई जगहों पे अब हमारे जो भाई दूर शहरों से दूर रह रहे हैं, उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम हाइड्रोपोनिक फॉडर बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक मतलब वो आप पानी से उगा रहे हो उसको, पानी बहुत कम यूज हो रहा है, जमीन तो न के बराबर यूज हो रही है, तो संसाधन कम लग रहा है, पर चारा काफी उग रहा है। तो एक मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या ये एक्चुअल में हाइड्रोपोनिक फॉडर जो या हाइड्रोपोनिक फीड है, ये जानवरों के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है? और क्या सिर्फ दूध, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ ठीक है मेरी आज की जरूरत है कि इससे दूध ज्यादा निकले, फैट ज्यादा निकले, बट एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होता है जो हम कई बार नहीं देख पाते, जो हमारे लिए अदृश्य होता है। कि जैसे पशु कितना जल्दी गर्भ धारण कर लेता है, पशु एक हर गर्भ धारण करने के साथ में कितने महीने या कितने दिन तक दूध देता है, या कितने साल तक या कितनी बार एक पशु अपनी जिंदगी में कितनी बार गर्भ धारण कर सकता है। तो ये सारी चीजों पे भी इफेक्ट होता है जहां तक मुझे लगता है डाइट का। तो क्या एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में हाइड्रोपोनिक फीड जो है वो कितना कारगर सोल्यूशन हो सकता है भारत के लिए? देखिए, अभी मैं थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों के बारे में और लघु किसानों के बारे में, पशुपालकों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कुछ किसान होते हैं जिनके पास जमीन है, तो जिनके पास जमीन है हो सकता है कि उनके पास इतनी जमीन हो कि वो चारा लगा सकें, पर क्या हर एक किसान के पास उतनी जमीन है? भारत के 80% किसान 1 से 2 से 5 गाय रखते हैं, तो बहुत छोटे गाय किसान हैं, और वो उनके पास उतनी जमीन नहीं है कि वो खुद के खाने के लिए भी उगा सकें। वैसे किसानों के लिए, और उसके साथ साथ आज के समय में शहरों के आसपास बहुत सारे डेयरी फार्म खुल गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो शायद डेयरी को एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं, उनके पास भी
शायद शहर के पास में रहने की वजह से इतनी ज़मीन ना हो कि वो हरा चारा उगा सकें, क्योंकि ज़मीन के दाम भी बढ़ रहे हैं, उनकी उसकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। हाइड्रोपोनिक एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक आपको बिना मिट्टी के, बिना रसायन डाले हुए और कम संसाधनों का उपयोग किए हुए आपको उगाई जा सकती है, और वो पशुओं के हरे चारे की ज़रूरत को एक बहुत हद तक पूरा कर देती है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें खर्च भी आता है, पर खर्च को मैं शायद इस हिसाब से बताऊंगा कि मान लीजिए कि हम दो लोग हैं और आपको लगता है कि मैं अपने खाने में खर्च ना करूं और वो पैसा बचा लूं और कुछ और जगह पे लगाऊं। आपने वो अपने खाने में खर्च को बचाया, और मैंने वो खर्च जो वो अपने खाने पे खर्च है उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा कि नहीं, मैं बेहतर खाऊंगा। आप कम खाना या कम पौष्टिक खाना खा के अगर आप चल रहे हो तो कुछ दिनों में हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके अंदर 100 कमियां होंगी, 100 बीमारियां होंगी। तो आप अगर मजदूरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको उसमें अपने काम को कर पाने में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक आपको वो काम करने के लिए मंजूरी नहीं दे पाएगा। मैंने वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, मैंने खर्च किया, और वो खर्च मुझे लंबे समय तक बेहतर काम करने के लिए तैयार कर रहा है। और मेरा खर्च जो मैंने अपने खाने पे किया, वो मुझे शायद हेल्थ के जो खर्चे होते, जो बीमारियों के खर्चे होते, वो खर्चों को मुझे बचाने में मदद कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो अगर आप खर्च करते हैं बैलेंस डाइट पे, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है किसान के लिए, एक लंबे अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपका पशु लंबे समय तक दूध दे। जैसा आपने कहा कि उसके समय समय पे गर्भधारण हो, दूध ज़्यादा देगा और आपको ज़्यादा ब्यात भी उससे मिल पाएगी। तो मैं इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखता हूँ, और हाइड्रोपोनिक एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर आपके पास हरे चारे की उपलब्धता नहीं है तो बिल्कुल। और मैं फिर बोलूँगा कि एक पशु को अच्छे क्वालिटी का 15 से 25 किलो के बीच में हरा चारा प्रतिदिन चाहिए होता है। तो आपको वो भी देखना है कि क्या आपके पास संसाधन है उतना ला पाने के, नहीं तो हाइड्रोपोनिक एक अच्छा ऑप्शन है। और हाइड्रोपोनिक फीड भी जो होता है, अगर कोई नहीं बना रहा है, कोई खरीद भी रहा है, तो ये अपने जो ट्रेडिशनल चारा होता है उससे थोड़ा महंगा होता है। और जो उसकी जो कीमत है, जो थोड़ी एक्स्ट्रा कीमत है, ये आपको लगता है कि ये पशु के लिए जस्टिफाइड है? मतलब ये खिलाया जाए, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करूंगा, बोलने के लिए है कि भाई हरा चारा ही तो है, रोड के बाजू में भी मुझे फ्री में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं किसी को पैसे दे के ये खरीदूं, तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या लॉन्ग रन में वो मुझे उतना फायदा दे जाएगा? जो मैं खर्चा करूं उतना मुझे वहां से निकल सकता है? इस जस्टिफाइड है, पर आपको ये भी देखना होगा कि खाली चारे पे ही खर्च करने से नहीं होगा। अगर आपके पास मैं गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी कितना भी अच्छा उसमें पेट्रोल डालिए, वो 20 किलोमीटर ही के स्पीड से जा सकती है प्रति घंटा, तो आप कितना भी अच्छा पेट्रोल डालिए वो 20 से 25 नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाने वाली गाड़ी है, उसमें अगर आप खराब क्वालिटी का तेल डालिए तो भी वो 100 किलोमीटर नहीं जा सकती है। तो मेरे हिसाब से किसानों को सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। आपके पास अच्छा ब्रीड हो जानवर का, अच्छा रख रखाव हो, उसको टाइमली आप वैक्सीनेट करिए, और आपके एक अच्छे किसान का कुल पशु के ऊपर जो खर्च होता है उसमें 70% खर्च कम से कम चारे का या दाने का या पोषण का आता है। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद के भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक पे या हरे चारे पे, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपके पशु को केवल हरा हो के ही नहीं, उसमें अलग अलग तरीके की पौष्टिकताएं होती है, उसमें प्रोटीन होता है, उसका ड्राई मैटर अधिक होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के वाइटामिन्स होते हैं जो पशु को पूरे तरह से परिपूर्ण करता है, उसकी ज़रूरतों को, जो दूध हो या उसकी प्रजनन हो या उसके स्वास्थ्य हो, हर तरीके से उसको तैयार करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी कर रहे हैं तो अगेन वो एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि वो खर्च है।
लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने पशुओं का बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा कि आप सही समय पे उसको गर्भधारण करवाएं, सही एआई करवाएं, या सही उसको बैल से उसका एक मीटिंग करवाएं, आप उसका टाइमली वैक्सीनेट करें, सो दैट आप उस पशु का जो ट्रू पोटेंशियल है दूध उत्पादन करने का, वो पोटेंशियल आप पा सकें। और हाइड्रोपोनिक हो या बेहतर चारा हो, उसमें एक सही इन्वेस्टमेंट मैं मानूंगा। आपने डेयरी फार्मिंग भी अभी मेंशन किया था कि आजकल यूथ भी थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं। मैं भी देखता हूँ नए नए तरीके के दूध, A2 दूध हो गया, ऐसे कई चीज़ें हैं जिस पे, और दूध पे लोगों का काफ़ी ध्यान जा रहा है ओवरऑल भारत में। हालांकि काफ़ी देर से, लेकिन हम प्रोटीन पे और थोड़ा जोर देना चालू किया, और भारत में अभी करीब 40% आज भी वेजिटेरियन है। तो प्रोटीन के स्रोत हमारे पास में बहुत लिमिटेड है। या तो दालें हो गई, या फिर जो एकदम कंप्लीट, जिसको पूर्ण प्रोटीन बोलते हैं, वो दूध से आता है। तो एक तो डेयरी फार्मिंग का जो भारत में भविष्य है, डेयरी फार्मिंग का भविष्य, और जो डेयरी जो इंडस्ट्री है ओवरऑल, जो दूध की जो इंडस्ट्री है, उसका भविष्य 5-10 साल आगे देखें, 5 साल आगे देखें, 10 साल आगे देखें, तो ये मतलब कैसा भविष्य है? अगर कोई जाना चाहे इसमें, तो क्या उसे जाना चाहिए? और मतलब आपकी क्या ओपिनियन है उसके बारे में? मुझे बहुत ही उज्जवल भविष्य डेयरी का दिखता है। उसके 2-3 कारण है। पहला तो हम आज के समय में दुनिया का 1/4 दूध उत्पादन कर रहे हैं। मतलब अगर दुनिया में 4 ग्लास दूध हो रहा है, तो उसमें 1 ग्लास दूध भारत का है, जो केवल भारत नहीं, भारत के बाहर भी जा रहा है। तो आपने जो बोला आज यूथ, बहुत सही बोला आपने, आज यूथ डेयरी को एक ऑप्शन के तौर पे देख रहा है, क्योंकि आज ज़रूरत, जागरूकता और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा, तीनों आया है। तो एक बहुत ही बेहतर विकल्प के तौर पे डेयरी निकल के आ रहा है। अभी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जो कोऑपरेटिव के भी मिनिस्टर है, उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन 2.0 दुग्ध क्रांति का भाग 2 को इस साल ही लॉन्च किया है। पहला दुग्ध क्रांति कुरियन साहब के समय पे आया था और अब शुरू हुआ है। तो हम लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जो डेयरी सेक्टर के अंदर आ रहा है। सो अगर कोई किसान या कोई नौजवान चाहता है कि डेयरी फार्मिंग शुरू करें और उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। खाली किसान ही मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये पूरे सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप को देख रहा हूँ जो नए नए प्रकार के इनोवेशन ला रहे हैं, नई तकनीक ला रहे हैं, दुनिया से अलग अलग प्रकार की तकनीक ला रहे हैं, और भारतीय किसानों के लिए भारतीय सिस्टम में ढाल के ला रहे हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये भी, एक रीसेंट अनाउंसमेंट था एनडीडीबी का कि दुनिया का 1/3 दूध बहुत जल्दी भारत में प्रोड्यूस होगा। अभी जो 1/4 हो रहा है, 1/3 दूध भारत में उत्पादन होगा। और हमें अब दुनिया की तरफ देखना चाहिए कि हमने अपनी ज़रूरतें तो पूरी की, जैसा आपने कहा कि 40% जनसंख्या हमारे यहाँ दूध पे निर्भर है प्रोटीन के लिए। अब हम दुनिया के भी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो अब हमारा डेयरी सेक्टर ग्लोबल स्टेज के लिए भी तैयार हो रहा है कि दुनिया की ज़रूरतों को, दूध की ज़रूरतों को, प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। पर उसके लिए हमें अपनी गुणवत्ता पे ध्यान रखना होगा, हमें बेहतर खिलाना होगा, हमें पशुओं से ज़्यादा दूध निकालना होगा। पर एक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग, क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना होगा। सस्टेनेबिलिटी मतलब जिसमें सतत और निरंतरता रहे। तो हम अपना जो डेयरी सेक्टर का विकास इस प्रकार से करें जिसमें 3 बातों का ध्यान रहे। किसानों की आर्थिक आय वृद्धि हो, ज़्यादा बेहतर दूध, ज़्यादा अच्छा दूध, ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करके। सामाजिक तौर पे ये एक्सेप्टेबल हो, हम कोई ऐसा तरीका ना अपनाएं जो दूध उत्पादन का या दूध के उत्पादकता वृद्धि का जो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल ना हो, तो सामाजिक तौर पे वो एक्सेप्टेबल हो। और तीसरा, हम अपने
वातावरण को भी ध्यान में रखें कि हमारा जो डेयरी सेक्टर है उससे वातावरण पे बेहतर प्रभाव पड़े और जितना हो सके दुष्प्रभाव हम कम कर सकें। सो आगे जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ वो बहुत ब्राइट है और शायद सस्टेनेबल डेयरी के स्पेस में जो भी आना चाह रहे हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ। भारत में आप बता रहे हैं, आपने ये जो डेयरी वाली चीज़ है ये आपने और भी कई देशों में बड़े क्लोजली देखी है। बिल्कुल आज अफ्रीका हो गया, कंबोडिया हो गया, जैसा आपने बताया, इनफैक्ट अमेरिका में भी आपने काफ़ी हद तक देखा है मैंने। हाँ। तो जब हम किसी दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, हमारी स्थिति काफ़ी अलग है। मतलब मेरे पास 2-2.25% ज़मीन है जिस पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, जितने इतने इतने सारे जानवर हैं। अगर हम कोई दूसरे देश से कंपेयर करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअल में किसी से सीख सकता हूँ? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सब जैसे आज अमेरिका में जैसे वो जानवर या पशु जैसे पालन कर रहे हैं, हो सकता है वो पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिया में कर सकूं। पर क्या जैसे अफ्रीका में या कंबोडिया, दोनों ही काफ़ी क्लोज हैं परिस्थिति में हमसे, अमेरिका की वजह, तो क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे देखी हैं और आपको लगता है कि वो भारत में भी की जा सकती हैं और हम नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन की जा सकती हैं? मैं इसको थोड़ा उल्टा देखता हूँ क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ दो अलग अलग तरीके का डेवलपमेंटल मॉडल है। एक आपने सही बोला, एक अमेरिका का डेवलपमेंट मॉडल है डेयरी का जिसमें मास प्रोडक्शन है, एक किसान 1000 गायें रख रहा है और उससे बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस हो रहा है जो मार्केट के लिए होता है। और दूसरा भारत का है जो प्रोडक्शन बाय मासेज है जिसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा दूध प्रोड्यूस करते हैं जो खुद के लिए भी होता है और मार्केट के लिए भी होता है। भारत आज के समय में और एनडीडीबी उसमें एक बहुत प्रखर भूमिका निभा रहा है और बाकी जो डेयरी सेक्टर के लोग हैं वो भारत का जो डेयरी डेवलपमेंट का मॉडल है उसको अपना रहा है जो दुनिया में जा रहा है। अफ्रीका, कंबोडिया और बाकी सारे देश भारत में आ रहे हैं कि ये जो स्मॉल होल्डर बेस्ड छोटे और लघु और सीमांत किसान से हम कैसे दूध उत्पादन करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं भारत में और सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, वो दुनिया हमसे सीखने आ रही है। तो मैं इसको एक थोड़ा अलग तरह से देखता हूँ कि हमारे ऊपर आज के समय में जिम्मेदारी है कि दुनिया की आधी जनसंख्या हमें देख रही है कि हम अपना स्मॉल होल्डर या छोटे किसानों को फोकस में रखते हुए कैसे हम डेयरी को बढ़ा रहे हैं और वो हमसे सीख के अपने यहाँ वही डेयरी कोऑपरेटिव का डेयरी सेक्टर डेवलपमेंट का मॉडल अपना रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम दूसरे से सीखने के बजाय ये एक अच्छा मौका है कि भारत एक सेंटर बने जहाँ दुनिया सीखने और सीखने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि शायद हमें आज के समय में और ज़्यादा रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमारे पास दुनिया में बेस्ट तकनीक है, लोग अलग अलग तरीके अपना लिए हैं जिससे दूध उत्पादन बढ़ रहा है, पर वो छोटे किसानों के लिए कैसे कारगर होगा इसमें काफ़ी रिसर्च के ऑप्शंस हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एक इंडस्ट्री के तौर पे, एक सरकार के तौर पे, जो मुझे लगता है थोड़ी कमी है और उसमें हमें ध्यान देने की आने वाले समय में ज़रूरत है। पर भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे है जहां हम दुनिया को बता सकते हैं कि छोटे किसानों से आप किस प्रकार से मुनाफे वाला डेयरी फार्मिंग बिजनेस तैयार कर सकते हैं। तो आपकी हर बात सुन के मेरे को हालांकि जब मैं देखता हूँ कि हम किस तरीके से अभी हमारे जानवर रख रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा कहीं पे दुख भी लगता है, थोड़ा अभाव वाली फीलिंग भी आती है। लेकिन आपकी बात सुन के भविष्य को लेके थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ, मतलब कुछ अच्छा भी होने वाला है। देखिए सच बताएं, आपने एक जो बात कही कि अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमारे में क्या कमियां हैं, तो कमियां हैं खासकर जो हमारे छोटे किसान के पशुपालन के तरीके हैं, वो पशुपालन के तरीके वही हैं जो शायद वो दादा परदादा के ज़माने से कर रहे हैं और शायद वो तरीका आज के समय में कारगर ना हो। अब छोटे किसान और छोटे होते चले जा रहे हैं।
जमीन के ऊपर प्रेशर और बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम किसानी उसी प्रकार से करें जैसे आज से 100 साल 200 साल पहले होती थी तो शायद वो कारगर नहीं होगी, और शायद वो प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा, वो मुनाफे वाला भी नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा गैप मुझे लगता है कि छोटे किसानों तक बेहतर जानकारी और बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का है। मान लीजिए कि एक किसान है, उसको पहले तो जानकारी ही नहीं है कि हमें किस प्रकार से अपने पशुओं को रखना है। उसको जानकारी है तो उसके पास संसाधन का अभाव है कि वो कहाँ से लाए। उसे पता है कि हमें हाइड्रोपोनिक खिलाना है, हमें चारा खिलाना है, पर उसको वो चारे का बीज कौन देगा, उसको हाइड्रोपोनिक कौन ला के देगा, उसको कॉन्सेंट्रेट कौन ला के देगा। अगर वो लाके भी दे रहा है तो किसान इतनी गरीबी में है कि उसके पास वो पैसा ही नहीं है कि जानकारी और पहुंच होने के बावजूद वो खरीद सके। तो शायद मुझे लगता है कि एक काफी बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेना होगा, जो स्मॉल होल्डर फार्मर छोटे किसानों को की इन सारी दिक्कतों को परेशानियों को दूर करने के या करने का प्रयास करे कि भाई उनके पास बेहतर क्रेडिट की सुविधाएं हों, उनके पास आसान क्रेडिट की सुविधाएं हों, सीखने की नवाचार की सुविधाएं हों, और उसके साथ साथ उनके पास हर एक वो संसाधन के लिए पहुंच हो जो उनके पशुपालन को बेहतर कर सके। कुछ क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। भारत के अंदर भी बहुत सारे भारत बसते हैं। एक पंजाब में भारत बसता है जहाँ कुछ डेयरी फार्म में जाइए जो यूरोप से भी ज़्यादा दूध प्रोड्यूस कर रहा है एक गाय से। और फिर आप कुछ भारत के हिस्सों में जाइए जहाँ एक गाय से शायद हम 100 दिन से भी कम दूध ला पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस एक ही देश के अंदर है। किसी जगह पे आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, कोऑपरेटिव्स भी कर रहा है, सरकारें भी कर रही हैं, और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटी होते हुए, ज़रूरत होते हुए भी उस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो शायद वो जो डिफरेंसेस हैं एक भारत में अनेक भारत वाली, उसको पाटने की ज़रूरत है, एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से, एक किसान दूसरे किसान से भी सीखे। तो जी बिल्कुल काफ़ी ज़रूरत है अपने अंदर झांक के और उसको ठीक करने की। पर मुझे लगता है कि भारत क्योंकि हमारे यहाँ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एक व्यवसाय नहीं है, एक जीवन जीने का तरीका है। हम लोगों ने हजारों वर्षों से ये किया है, बस उसको थोड़ा सा दोबारा से उस पूरे कल्चर को देखने की ज़रूरत है कि उसमें क्या बदलाव लाया जाए, और जिससे कि वो आगे के समय के लिए, अभी के समय के लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो सके। आपने हमें, हमारे दर्शकों को सोचने के लिए आज काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ देखने के बाद में, सुनने के बाद में, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सारी जानकारी काफ़ी पब्लिकली अवेलेबल है। अगर कोई ढूंढने जाए मन से तो उसको ये सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। कोई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो ये सारी जानकारी डेसिमेट करती हैं, ये सारी जानकारी पब्लिक के लिए उपलब्ध कराती हैं? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अगर हम इंटरनेट पे जाके देखें तो कुछ गलत, कुछ सही, बिल्कुल कुछ 19, 20, 21 कुछ भी मिल सकता है। तो क्या ऐसी स्टैंडर्ड कुछ संस्थाएं भी हैं जिसके पास, अगर मैं कोई नया डेयरी फार्मर हूँ या फिर मुझे इन जनरल, मेरे पास 3 जानवर, मुझे समझना है, सीखना है कि मैं इनको ढंग से कैसे रख सकता हूँ, या कैसे मैं 5 लीटर से 10 लीटर पे जा सकता हूँ, तो ऐसी भी कोई संस्थाएं हैं जो इस चीज़ के लिए जानकारी उपलब्ध कराएंगी या हमें बता सकें इस बारे में? मैं 3 स्तर पे बोलूँगा। एक तो हर एक जो किसान है उसके आसपास, उसके गांव के आसपास केवीकेस हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उन सभी कृषि विज्ञान केंद्र में पशु वैज्ञानिक भी हैं, पशु चिकित्सक भी हैं, कृषि वैज्ञानिक भी हैं। तो सब, और उनके पास बीज और अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग और सरकारी योजनाएं आती हैं। तो सबसे पहले तो आप वहाँ जा सकते हैं किसान के तौर पे। कृषि विज्ञान केंद्र में वो सारी जानकारियाँ रहती हैं। आप अगर किसी भी गांव में हो तो वहाँ पे दुग्ध समितियां हैं, डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, तो आप उन कोऑपरेटिव्स का हिस्सा बन सकते हैं। उन कोऑपरेटिव्स के थ्रू भारत सरकार, एनडीडीबी या फिर जो रिसर्च स्टेशंस हैं उनकी बहुत सारी जानकारियां जाती हैं। तो वो समितियों का हिस्सा बने, वो एक अच्छा जरिया है जानकारी लेने का,
वो आपको कम दाम में फीड भी दे सकते हैं, बाकी सुविधाएं भी दे सकते हैं और आपसे दूध भी खरीदेंगे एक अच्छा दाम दे करके, तो वो भी है। तीसरा एक संस्था है, अब भारत के कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सों में नहीं है, बायफ बोल करके। उन्होंने काफी लंबा समय गुजारा है पशुओं में एआई का, कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर काफी लंबा समय गुजारा है। तो भारत के बहुत जगहों में उनके कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी हैं बायफ के। उसके अलावा उनके प्रोजेक्ट, उनके ट्रेनिंग्स भी चलती हैं, तो आप उनसे भी, उनके अधिकारियों से बात कर सकते हैं। ये गैर सरकारी संस्थान है। और बहुत सारे आज के समय में आप पता करेंगे अगर, तो आसपास में आपके नए नए कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं। वो भी अच्छी जानकारियां देते हैं, वो जानकारियां देते हैं जो आपके लिए तर्क संगत हो, आपके क्षेत्र के लिए, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग एवेन्यूज हैं, पर आपको अपने आँख नाक कान खोले रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, आज सब किसान, खासकर नए किसानों के पास मोबाइल फोन है, काफी जानकारी है मोबाइल के ऊपर भी। हाँ, आपको ये देखना होगा कि बहुत सारी उसमें गलत भी और सही भी जानकारियां हैं, तो वो थोड़ा आपको फिल्टर करना आँख होगा। नाक कान और साथ में दिमाग भी खुला दिमाग रखना भी होगा। खुला रखना होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बताया, हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के लिए दी, कुछ नई चीज़ें भी बताई हैं जिसके बारे में हम एकदम नए सिरे से सोच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आई होप हमारे दर्शकों ने भी इससे काफ़ी इनकी डॉक्टर साहब की बातों से काफ़ी ज्ञान, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो हम सबकी तरफ से सर हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। आ, फिर कभी एक बार कोशिश होगी दोबारा हम एक और इसके आगे का कुछ एक पार्ट और कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा बात करके आपसे। काफी सारे आपके जो सवाल थे, उन्होंने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर किया, वापस जाने के लिए मजबूर किया। जो हमने देखा, हमने सीखा, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी काफी आनंद आया। थैंक यू। थैंक यू सर। आपसे भी हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड था डॉक्टर साहब के साथ में।